दिल्ली ब्लास्ट के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूपी में आतंकी डॉक्टर ब्रिगेड अब भी सक्रिय है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जैश की मैडम सर्जन डॉक्टर शाहिद के नेटवर्क की जड़ें अभी बाकी है। खुलासा हुआ है कि 200 ऐसे डॉक्टर्स अब भी यूपी में घूम रहे हैं, जिनमें से कई डॉक्टरों के संपर्क में शाहीन भी थी। उनमें से कई डॉक्टरों के मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या यूपी में शाहीन की डी कंपनी कोई नई साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। सावधान रहिए, आतंक का खतरा अभी टला नहीं है। होशियार रहिए, आतंकी डॉक्टर देश भर में घूम रहे हैं। अलर्ट रहिए, आतंक की 200 ब्रिगेड एक्टिव है। क्या यूपी में अभी व्हाइट टेरर मॉड्यूल एक्टिव है? क्या 200 आतंकी डॉक्टर के भेष में यूपी में घूम रहे हैं? क्या आतंकी शाहीन के साथी अब भी आपके आसपास हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सुरक्षा एजेंसीज ने खुलासा किया है कि यूपी में आतंक की डॉक्टर ब्रिगेड का नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन ने पाकिस्तान समेत कई देशों में नेटवर्क बनाया हुआ था। उसके संपर्क में पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर समेत कश्मीरी मूल के कई दूसरे डॉक्टर और मेडिकल के छात्र भी थे, जिनकी छानबीन में सुरक्षा एजेंसियां जुट गई हैं। सुरक्षा एजेंसीज की नजर अब यूपी में काम करने वाले कश्मीरी मूल के करीब 200 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स पर टिकी हुई है। खबर है कि जैश की मैडम सर्जन डॉक्टर शाहिद यूपी में काम करने वाले करीब 30 से 40 डॉक्टर के संपर्क में थी। इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर भी हैं जो कि मुजम्मिल के संपर्क में हैं, और वो सभी 15 डॉक्टर अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों को पता चला है कि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज पाकिस्तानी सेना में काम करने वाले डॉक्टर समेत कई देशों में अपना नेटवर्क बना रखा था। अब यूपी एटीएस और जांच एजेंसियां यूपी में काम करने वाले कश्मीरी डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। इनमें से 30 से 40 ऐसे डॉक्टर हैं जो लगातार इनके संपर्क में थे। जल्दी ही इन लोगों से भी पूछताछ एजेंसियां कर सकती हैं। तो क्या अब भी यूपी में शाहीन की डी कंपनी के आतंकी बेखौफ घूम रहे हैं, और क्या दिल्ली की तरह ही किसी और शहर में दहशत की प्लानिंग कर रहे हैं? जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि अभी भी 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट को सुरक्षा एजेंसी बरामद नहीं कर पाई। जरा सोचिए, महज 2 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट की वजह से दिल्ली में कितना जोरदार धमाका हुआ। और अगर अभी भी 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिसिंग है और 200 से ज्यादा आतंकी डॉक्टर घूम रहे हैं, तो देश में कितना बड़ा खतरा अभी भी मंडरा रहा है। जांच एजेंसीज को अंदेशा है कि आतंकी डॉक्टर भी डॉक्टर शाहीन के साथ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। एटीएस की टीम इन डॉक्टर से जुड़े लोगों की भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। इनमें लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर समेत कई दूसरे अस्पतालों के डॉक्टर भी शामिल हैं। ये आतंकी डॉक्टर की पढ़ाई कर लोगों की जान बचाने की नहीं, जान लेने की प्लानिंग बना रहे थे, और आशंका जताई जा रही है कि अब भी ये आतंकी डॉक्टर ब्रिगेड की किसी बड़ी साजिश की प्लानिंग में जुटे हैं। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली धमाके की साजिश का राज खुलने के बाद अब देश भर में व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क पर सबसे बड़ी कार्रवाई चल रही है। कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल और नूह से लेकर फरीदाबाद तक डॉक्टरों के आतंक मॉड्यूल का पूरा नेटवर्क बेनकाब हो रहा है। कहां कहां से हुई गिरफ्तारी और कौन कौन है इस मॉड्यूल का हिस्सा, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी, बंगाल, हरियाणा, आतंकियों का ठिकाना। व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क पर ऑल इंडिया स्ट्राइक।
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश डिकोड करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां फुल ऑन एक्शन में जुटी हैं। अब तक दिल्ली धमाके की साजिश के जो तार जुड़ रहे हैं, उनका दायरा कई शहरों तक फैला है। आतंक के डी गैंग पर स्ट्राइक का जो सिलसिला सहारनपुर में डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी से शुरू हुआ था, वो अब देश के अलग अलग हिस्सों में फैल चुका है। जांच एजेंसियों के ऑपरेशन का दायरा कश्मीर से लेकर सहारनपुर, हापुड़, फरीदाबाद, कानपुर, नूह और पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर इलाके तक फैला है। इस ऑपरेशन के दौरान सबसे चौंकाने वाली गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के सूर्य बाजार इलाके से हुई है। यहां पुलिस ने एक मेडिकल छात्र को गिरफ्तार किया है, जिसका कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा बताया गया है। नाम है जहां निसार। इसकी पहचान उसके फोन से हुई। जहां निसार तक पुलिस लोकेशन ट्रैक कर पहुंची। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में MBBS का छात्र है। जहां निसार का घर लुधियाना में है, पैतृक घर पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के लिए सिलीगुड़ी ले जाया गया। दरअसल सुरक्षा एजेंसियां देश भर में ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रही हैं, ताकि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े हर आतंकी डॉक्टर को शिकंजे में ले सके। रडार पर हरियाणा का नूह भी आने लगा है। नूह वही इलाका है जहां से विस्फोटक बनाने के लिए फर्टिलाइजर खरीदे गए थे और इसी इलाके से एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर मोहम्मद अल फलाह यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप कर रहा था और चीन से MBBS करके आया था। मोहम्मद 15 नवंबर को यूनिवर्सिटी में ड्यूटी ज्वाइन करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली में ब्लास्ट होने और उसके तार नूह से जुड़ने के बाद एजेंसियों की नजर उस पर पड़ गई। एजेंसियां उसके घर पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया गया। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के तार उत्तराखंड से भी जुड़ रहे हैं। खुलासा हुआ है कि डॉक्टर शाहीन जिन लोगों के संपर्क में थी, उनमें से कई लोग उत्तराखंड के भी रहने वाले थे। दरअसल उत्तराखंड की सीमा सहारनपुर से लगती है और सहारनपुर से ही डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी हुई थी। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि उत्तराखंड में भी फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल एक्टिव हो सकता है। लिहाजा अब सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर उत्तराखंड भी है। डॉक्टर साइन जिन लोगों से लगातार टच में थी, उनमें से कुछ लोग उत्तराखंड में ट्रेस हुए हैं। आपको बता दें तो सहारनपुर की बॉर्डर उत्तराखंड से लगता है और डॉक्टर आदिल खान सहारनपुर से पकड़ा गया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इनके नेटवर्क के कुछ लोग उत्तराखंड में भी रह रहे हैं, जो कि एक स्लीपिंग मॉड्यूल की तरह काम कर रहे थे। साथ ही आपको बता दें तो यूपी ATS की टीम डॉक्टर साइन के धर्मांतरण नेटवर्क के कनेक्शन को भी खंगाल रही है। इस बीच पंजाब के पठानकोट से भी एक निजी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। सोर्सेस के हवाले से खबर ये है कि NIA द्वारा रईस अहमद भट्ट नाम के एक डॉक्टर को एक निजी मेडिकल कॉलेज से डिटेन किया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में इस डॉक्टर को डिटेन किया गया है। NIA बैकवर्ड लिंकेज जो है वो खंगाल रही है कि आखिरकार ये डॉक्टर किस किस के संपर्क में था। इस बीच जांच एजेंसियों के रडार पर सहारनपुर के 2 यूट्यूबर हैं, जिनकी तलाश में पुलिस प्रशासन की टीम और जांच एजेंसियां जुटी हैं। जानकारी के मुताबिक ये दोनों यूट्यूबर वही हैं जो श्रीनगर में आदिल की शादी में शामिल हुए थे और डॉक्टर आदिल और डॉक्टर बाबर के करीबी बताए जाते हैं। जानकारी के मुताबिक 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच तीनों के बीच कई बार चैटिंग हुई। जांच में ये भी सामने आया है कि धमाके से पहले इन लोगों के बीच 200 से ज्यादा मैसेज एक्सचेंज हुए थे। वहीं अब धमाके के बाद से दोनों यूट्यूबर फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट के एक-एक तार को जोड़ने में जुटी हैं, ताकि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल को मिट्टी में मिलाया जा सके। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव और पठानकोट से अजय महाजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन शाहिद ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने के लिए फरीदाबाद और सहारनपुर को चुना था। आखिर इन दोनों शहरों को ही क्यों चुना गया था, इसकी वजह भी आपको समझाते हैं। फरीदाबाद और सहारनपुर, ये दिल्ली से दोनों ही शहर बेहद करीब हैं। अमोनियम नाइट्रेट और फर्टिलाइजर आसानी से यहां से उपलब्ध हो जाते और इसी वजह से दोनों शहर बने डी कंपनी की पहली पसंद। डॉक्टर शाहीन को स्थानीय लोगों को जोड़ने का टास्क भी मिला हुआ था। टेरर नेटवर्क फैलाने में डॉक्टर परवेज को भी शामिल किया गया था। परवेज को सहारनपुर में गहरी पैड बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
एजेंसियों को शक है कि कई लोगों को नेटवर्क से जोड़ा गया और सही समय आने पर इनसे काम लेने की इनकी साजिश थी। एजेंसियां अब उन सभी कड़ियों की जांच कर रही है कि आखिर इसमें कौन कौन शामिल है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक एक बड़ी इनकी प्लानिंग थी। तो दिल्ली में 10 नवंबर को हुए धमाके पर हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक महज 5 से 10 मिनट में आतंकी उमर ने इस वारदात को अंजाम दिया। अब तक मौके से जो सबूत मिले हैं उसके मुताबिक करीब 2 किलो से भी ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया, यानी महज 10 मिनट के भीतर 2 किलो विस्फोटक से दिल्ली में हड़कंप मच गया। दस मिनट की प्लानिंग और दहल गई दिल्ली। इससे विस्फोटक बनाने के लिए महज से 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है। 2 किलो विस्फोटक और दिल्ली में हड़कंप। दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ। देश की राजधानी को दहलाने वाली साजिश से जुड़ी सबसे बड़ी जानकारी सामने आई। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक लाल किले के सामने धमाके की तैयारी महज 5 से 10 मिनट के भीतर की गई थी। 5 से 10 मिनट के अंदर ही तबाही का सामान तैयार किया गया और बीच सड़क पर तांडव मचा दिया गया। दिल्ली ब्लास्ट की जांच से पहले ही पता चल चुका है कि यह धमाका पैनिक अटैक का हिस्सा था। आतंकी उमर ने फरीदाबाद से विस्फोटक बरामद होने के बाद पकड़े जाने के डर से जल्दबाजी में अपनी कार को ब्लास्ट करा दिया और अब सुरक्षा एजेंसियों की जांच में इस पैनिक अटैक की एक एक डिटेल सामने आ चुकी है। मौके से मिले सबूतों के आधार पर यह बताया जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट में 2 किलो से भी ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था और ब्लास्ट के लिए डेटोनेटिंग मटेरियल का भी इस्तेमाल किया गया। फॉरेंसिक टीम को मौके से पतले तार मिले और ये भी खुलासा हुआ कि ब्लास्ट करने के लिए पेट्रोलियम ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। जांच के मुताबिक आतंकी उमर बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट और उसी ने विस्फोटक तैयार किया था। उसके साथ ही फॉरेंसिक टीम ने यह भी खुलासा किया कि इस तरह के एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने के लिए 5 से 10 मिनट में ही तैयारी की जा सकती है। लाल किले ब्लास्ट में एक नया खुलासा आया है। फॉरेंसिक की इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 2 किलो अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ पेट्रोलियम फ्यूल और पतले तार और डेटोनेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। डेटोनेटर मटेरियल वो है जिसका इस्तेमाल खनन के क्षेत्र में किया जाता है और ये भी जानकारी सामने आई है कि इससे विस्फोटक बनाने के लिए महज से 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या डॉक्टर उमर 3 घंटे तक लाल किले के पार्किंग में था, उसी दौरान ये विस्फोटक तैयार किया गया, जिसके बाद i20 कार को लाल किले के ठीक सामने इस गेट के पास ब्लास्ट कराया गया। दरअसल ब्लास्ट के बाद फॉरेंसिक टीम लगातार घटना वाली जगह पर जांच में जुटी थी। वहां मौजूद गाड़ियों के मलबे और दूसरे अवशेष से सबूत इकट्ठा कर रही थी। फॉरेंसिक टीम को 52 से ज्यादा एक्सप्लोजिव के सैंपल्स मिले। साथ ही ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार के 60% एग्जिबिट भी मिले, जिनकी जांच से यह पता चला कि आतंकी डॉक्टर उमर नबी ने अमोनियम नाइट्रेट में पेट्रोलियम ऑयल और डेटोनेटिंग मटेरियल से विस्फोटक मिलाकर तैयार किया। हालांकि अभी दूसरे एंगल से भी जांच की जा रही है, लेकिन आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह बड़ी सफलता मानी जा सकती है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। लाल किला ब्लास्ट केस में जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, आतंकियों के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल को लेकर चौंकाने वाली डिटेल सामने आ रही है। ये जानकारियां बता रही हैं कि दिल्ली में 10 नवंबर को जो धमाका हुआ उसके लिए जो 3200 किलो विस्फोटक जमा किए गए थे, उसके लिए बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया था आतंक के आकाओं के द्वारा। अभी तक इस नेटवर्क में 200 से ज्यादा डॉक्टरों के शामिल होने के सुराग मिल चुके हैं। देश में एक्टिव आतंक का ये पूरा ब्लैक नेटवर्क कैसे काम कर रहा था और इनकी पूरी साजिश कितनी बड़ी थी, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन का प्राइम फोकस 5 दिन बाद भी आतंकी डॉक्टर उमर नबी ही है।
फरीदाबाद से दिल्ली के लाल किले की तरफ बढ़ता आतंकी उमर कार में अकेला दिख रहा है, लेकिन क्या पार्किंग से लेकर ब्लास्ट की जगह तक वो अकेला ही था? इस बात की तस्दीक अब नए सिरे से की जा रही है। मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। अब पुलिस ये जानना चाहती है कि आतंकी उमर जब पार्किंग में आया तो उसके आसपास कितनी गाड़ियां खड़ी थी, उन गाड़ियों के कितने ड्राइवर वहां मौजूद थे और उनमें से कितनों ने उमर नबी की एक्टिविटी पर गौर किया। ब्लास्ट से पहले 3 घंटे की मिस्ट्री, उमर ने बम अकेले किया प्लान। स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट दरअसल ये जानने की कोशिश कर रही है कि डॉक्टर उमर की I-20 कार लाल किले के पार्किंग में करीब 3 घंटे तक रुकी। इस 3 घंटे के दौरान डॉक्टर उमर वहां पर क्या कर रहा था, क्या उसके साथ कुछ और लोग वहां पर मौजूद थे? अगर डॉक्टर उमर वहां पर अकेला था तो क्या किसी हैंडलर के इशारे पर वो गाड़ी के अंदर बॉम्ब प्लांट कर रहा था, या फिर उसने हड़बड़ी में बॉम्ब प्लांट किया जो लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ, या फिर उस बम को किसी और जगह प्लांट करने की तैयारी थी? आतंकी उमर की कार में विस्फोटक कितना ज्यादा था, उसकी तस्दीक ये तस्वीर करती है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं उस धमाके की ताकत। ये लाल किला मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज का हिस्सा है। धमाके वाली जगह से जमीन के भीतर करीब 40 से 60 फीट नीचे धमाके के साथ वो पूरा स्टेशन कुछ ऐसे थर्रा उठा। पुलिस की जांच में आतंकी उमर की I-20 कार को लेकर भी एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई I-20 कार को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। दरअसल I-20 कार को फरीदाबाद के एक कार डीलर के यहां से 2 लाख रुपया कैश देकर खरीदा गया था और कागजात के तौर पर एक ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया था जो कि जम्मू कश्मीर के एड्रेस पर रजिस्टर था। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आतंकी डॉक्टर उमर किसके इशारे पर इस पूरे साजिश को अंजाम तक पहुंचा रहा था? इन सवालों के लिए जांच एजेंसियां फरीदाबाद के उस पूरे इलाके की छानबीन कर रही है जहां आतंकी उमर और मुजम्मिल का ठिकाना था। खास तौर पर फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास का इलाका जहां इनका आना जाना लगा रहता था। यहां से आतंकियों के स्लीपर नेटवर्क का सुराग हासिल करने के लिए फरीदाबाद पुलिस अलग अलग कॉलोनी और अलग अलग गांवों में तलाशी अभियान चला रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद पुलिस की ओर से गांधी कॉलोनी में तलाशी अभियान चलाया गया। इनका एक हैंडलर था पाकिस्तान में, तो वो इनको सारी जो है पूरी डिटेल्स में इनको गाइड कर रहा था और इनको ऑर्डर भी देता था। तो जब मोस्टली जो है 13 और 17 नंबर में डॉक्टर उमर जो है मुजम्मिल के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करता था और मुजम्मिल ज़्यादा बात करता था हैंडलर से, बिकॉज वो सीनियर भी थी। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली कि सिर्फ डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ही नहीं बल्कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले 15 दूसरे डॉक्टर्स भी आतंकियों के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का हिस्सा थे। दरअसल अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर्स की जानकारी मुजम्मिल के कॉल डिटेल से मिली। नवंबर महीने में ही मुजम्मिल ने सबसे ज्यादा इन्हीं 15 नंबरों पर ज्यादा कॉल किए थे। पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली तो ये सभी 15 नंबर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स के ही निकले। पुलिस ने जब इन 15 नंबर्स पर कॉल किया तो फोन बंद मिले। ये यूनिवर्सिटी से भी गायब थे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले ये डॉक्टर्स अचानक कहां गायब हो गए? इस लीड को तलाशने के लिए जांच एजेंसियां पूरे देश में दबिश दे रही हैं। अभी तक की जांच का केंद्र फरीदाबाद और अल-फलाह यूनिवर्सिटी है। खास तौर पर वो डॉक्टर जो इस मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। इनकी तफ्तीश में पता चला है कि पूरे देश में ऐसे 200 डॉक्टर्स हैं जो इस पूरी साजिश में शामिल हो सकते हैं। इन डॉक्टरों में से एक आतंकी ऐसा है जो दुबई से ऑपरेट कर रहा है, जबकि पाकिस्तान और तुर्की में बैठे हैंडलर्स का पहले ही खुलासा हो चुका है। दिल्ली ब्लास्ट केस में यह है आतंकी डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राथर। कश्मीर का रहने वाला ये आतंकी दिल्ली ब्लास्ट से 2 महीने पहले दुबई गया था और उसके बाद अफगानिस्तान। 5 दिनों की जांच के बाद खुफिया एजेंसीज के हाथ बहुत बड़ा सुराग लगा है।
अब तक की जानकारी के मुताबिक डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राथर ही वो शख्स है जो फरीदाबाद सहारनपुर के टेरर मॉड्यूल को लीड कर रहा था। व्हाइट कॉलर मॉड्यूलर का हैंडलर डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राथर, गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर अदील का भाई। जांच एजेंसीज को सहारनपुर के फेमस हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर अदील अहमद के भाई मुजफ्फर अहमद की पासपोर्ट की कॉपी मिली है। इसके मुताबिक इसी साल 22 अगस्त को मुजफ्फर अहमद राथर जैश-ए मोहम्मद के फिदाइन स्क्वाड के प्रमुख कमांडर और मसूद अजहर के भाई अम्मार अलवी के कहने पर अफगानिस्तान में आत्मघाती बम के निर्माण की ट्रेनिंग के लिए दुबई के रास्ते अफगानिस्तान गया था। इसी जानकारी को देखते हुए एनआईए ने मुजफ्फर अहमद के नाम इंटरपोल को लुकआउट नोटिस भेजा है। डॉक्टर मुजफ्फर की राह डॉक्टर शाहीन भी देश छोड़ भागने वाली थी दुबई। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोप है कि शाहीन वीजा बनवाने की तैयारी में थी, जिसके लिए पुलिस ने कुछ समय पहले उसकी फोटो वेरिफिकेशन के लिए ली थी। ये फोटो कमरा नंबर 29 में पुलिस अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन प्रक्रिया के तहत ली गई थी। जांच टीम को शक है कि वीजा की यह तैयारी विदेश भागने की कोशिश का हिस्सा हो सकती है। ब्लैक नेटवर्क की 3 कड़ियां, डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल उमर, क्या बोली अल फलाह के इमाम की बीवी। जी मीडिया के कैमरे पर आप जिस महिला को देख रहे हैं वो अल फलाह यूनिवर्सिटी मस्जिद के इमाम की मोहम्मद इश्तियाक की बीवी हसीना है। मोहम्मद इश्तियाक दिल्ली बम ब्लास्ट केस में पहले से ही हिरासत में है। पुलिस उसकी पत्नी की तलाश कर रही है। अब वो कैमरे के सामने क्या बता रही है, आतंक के नेक्सस का क्या सच बता रही है, आप खुद इसे सुनिए। हमारा आदमी न कसूर उठाए बे बात, खेत में सोया हम 10:30 बजे, 10:30 बजे आया, हम आर बैठा नुकनी हमारा आदमी आते ही न खाना खान लो बैठा, वो खाना भी नहीं खान दे, नुकनी उठा के लेगा, कुछ भी नहीं बोल गया, कहाँ लेगा कहाँ ना लेगा हमने कोई पता ना। हमारा आदमी, हमारा अपना आदमी की पता चलनी चाहिए ना कहाँ ना हमारा आदमी। दरअसल ये वही इमाम है जिसके फतेहपुर तगा वाले घर से 2540 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। ये पूरा विस्फोटक उस कमरे से बरामद किया गया था जिसको डॉक्टर मुजम्मिल ने करीब 3 महीने पहले ही किराए पर लिया था, जबकि 360 किलो धौज गांव के कमरे से मिला था। धौज के कमरे का 2400 रुपए किराया डॉक्टर मुजम्मिल ने दिया था। नहीं जानते थे वो डॉक्टर, निवाज पढ़ने सब आते हैं, हमने क्या पता वाको हमारे घर में उसने क्या धरा क्या ना धरा हमने कुछ पता नहीं। जिन विस्फोटकों की चर्चा इमाम की बीवी हसीना कर रही है उसकी जांच का दायरा फरीदाबाद के बाहर नूह तक पहुंच चुका है। दिल्ली कार ब्लास्ट के 4 दिन बाद जम्मू कश्मीर का नौगाम धमाके से बहल गया। ब्लास्ट से नौगाम पुलिस स्टेशन तबाह हो गया। यह धमाका उसी विस्फोटक से हुआ जिसका इस्तेमाल दिल्ली धमाके में किया गया था। 5 दिन के अंदर देश में 2 बड़े धमाकों का कनेक्शन क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। जहां से व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क पर हमला, जम्मू कश्मीर का वही थाना विस्फोट से दहला। जम्मू कश्मीर का नौगाम पुलिस स्टेशन बीती रात जोरदार धमाके से दहल उठा। यह विस्फोट इतना भीषण था कि पूरा थाना ही जमींदोज हो गया। चारों तरफ आग धधक उठी और पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। विस्फोट से थाने और आसपास मौजूद लोगों के चीथड़े उड़ गए। सोचिए यह धमाका कितना जबरदस्त था कि थाने से 300 फीट दूर तक शरीर के टुकड़े बरामद हुए हैं। थाने के बाहर हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। जोरदार विस्फोट हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल हो गए। उस जगह को अब पूरी तरह से क्लियर करने के लिए बिल्कुल सील कर दिया गया है। आप देखिए किसी को अब जाने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि जो अमोनियम नाइट्रेट है और जो विस्फोट हुआ है वो इतना ज़ोरदार है कि और इतनी बड़ी मात्रा में ये विस्फोटक था कि ये कई जगह पर फैला हुआ है। फसल की टीम जांच कर रही थी जब ये ज़ोरदार विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से सिर्फ थाना तबाह नहीं हुआ बल्कि 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद घरों को भी नुकसान हुआ। धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें घरों की खिड़कियां हिलती हुई नजर आ रही हैं और इस धमाके की आवाज करीब 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी।
बहुत दुखद घटना है और मैं कहूँगा इसमें ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत मिसहैंडलिंग हुई है ये इंस्पेक्शन के टाइम, क्योंकि उस टाइम पे जब ये ब्लास्ट हुआ है मैजिस्ट्रेट और बाकी जो हैं लोग जो हैं वो उसको एग्जामिन कर रहे थे। जो एक्सप्लोजिव वगैरह जो रिकवरी हुई थी वहाँ से, उसमें एक्सप्लोजिव भी थे, उसमें डेटोनेटर्स भी थे, उसमें टाइमर्स भी थे और उसमें आर्म्स एम्युनिशन भी था। एक जोरदार धमाका हुआ कि हमारे अंदर हम हिल गए थे। तो फिर हम तो सो गए थे। आज सवेरे पता चला कि यहाँ के बहुत सारा गड़बड़ हुआ है, तो थाने में ऐसी गड़बड़ हुई है। जोरदार ब्लास्ट सुनने को मिला तो सबसे पहले लगा कि किसी की शादी हो या कुछ हो, लेकिन उसके बाद जब शीशे भी टूट गए, दरवाजे वगैरह टूट गए, तो उसके बाद हम अंदर ही पुलिस स्टेशन के नज़दीक ही रहते हैं, तो हम सब लोग पहले घबरा गए। उसके बाद घरों से बाहर निकले, हमने कहा कि नहीं पुलिस वाले हैं, ये भी इंसान ही है, तो हमने पुलिस स्टेशन की ओर रुख किया, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान था। अब आपको बताते हैं कि ये विस्फोट हुआ कैसे। दरअसल नौगाम के इसी पुलिस स्टेशन में फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक रखा था और बीती रात यहाँ पर विस्फोटकों की सैंपलिंग चल रही थी, जिसमें एफएसएल पुलिसकर्मियों की टीम शामिल थी और इसी दौरान जोरदार विस्फोट हो गया, जिसकी चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। जिस प्रकार से ये जो अमोनियम नाइट्रेट था जिसका जो एफएसएल टीम थी वो टेस्ट कर रही थी, तो उस बीच ये ब्लास्ट हो रहा है और उसमें कई जवान जो हैं उनकी मौत होती हैं। और अभी फ़िलहाल आंकड़े जो पुलिस ने जारी किए हैं तो उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि 29 जवानों की इसमें जो हैं वो इंजरी हुई हैं और 9 की मौत हुई हैं। दिल्ली धमाके के ठीक 5 दिन बाद नौगाम थाने में हुए इस बारूदी विस्फोट के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। पहला सवाल, थाने में धमाका साजिश या हादसा? दूसरा सवाल, सैंपलिंग के दौरान इतनी बड़ी चूक कैसे? तीसरा सवाल, इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन? चौथा सवाल, इस विस्फोट के पीछे कोई साजिश तो नहीं थी? पांचवा सवाल, जहां आतंकियों से पूछताछ वहां ब्लास्ट कैसे? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के नौगाम थाने से ही फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ था, जिसके बाद 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था और दिल्ली ब्लास्ट के पीछे इसी आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल का हाथ था। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस और गृह मंत्रालय ने इस विस्फोट के पीछे किसी साजिश से इनकार किया है और इसे एक हादसा बताया है। भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया एसओपी के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानी पूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। The sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. भले ही इस धमाके के पीछे किसी साजिश से इनकार किया जा रहा हो, मगर दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस तरह कश्मीर में वैसी ही घटना सामने आई है उसे महज हादसा नहीं कहा जा सकता। खालिद हुसैन के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। दिल्ली ब्लास्ट की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई कश्मीर में दिखी। दिल्ली ब्लास्ट के 3 दिन बाद ही पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर का घर बारूद से उड़ा दिया गया। लेकिन इसी एक्शन पर अब सियासत भी तेज है। अब्दुल्ला फैमिली सवाल उठा रही है, आतंकियों से हमदर्दी दिखा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली को दहलाने वालों पर कड़ा एक्शन हो तो फिर आपत्ति क्यों? इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा? मुझे तो डर इस बात का है कि इन चीजों से नाराजगी और गुस्सा और बढ़ जाता है। दिल्ली बम धमाके को 5 दिन बीत गए, लेकिन धमाके की आवाज अब भी हर हिंदुस्तानी के कानों में गूंज रही है। दिल्ली ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि
कि उसका झटका जमीन के 40 फीट नीचे तक महसूस किया गया। मगर दिल्ली धमाके के 3 दिन बाद पुलवामा में भी एक धमाका हुआ, जहां दिल्ली को दहलाने वाले आतंकी उमर के घर को बारूद से जमींदोज कर दिया गया, जिसने दिल्ली को जख्म दिया। उस आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद के पुलवामा वाले घर को सुरक्षा एजेंसीज ने आईईडी से उड़ा दिया। ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं, बल्कि साफ संदेश था कि आतंक का साथ देने वालों का यही अंजाम होगा। यहाँ उसका मकान जो है पुलवामा कोइल में, उसको मलबे में तब्दील कर दिया गया है। बताया जा रहा है जो यहाँ पर पड़ोसी हैं कि रात को यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस आए और उन्होंने पूरे मोहल्ले को पहले खाली कराया और उसके बाद घरों में जो गैस सिलेंडर्स थे या विस्फोट होने की जो सामग्री थी उसको बाहर निकलवाया और उसके बाद 3 आईडी ब्लास्ट करके इस मकान को जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, ग्राउंड पे लाया गया। एक आईडी ब्लास्ट 12:30 बजे पहला हुआ, फिर 1:30 बजे और फिर 2:30 बजे। दरअसल फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल की साजिश के तार एक एक कर कश्मीर से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर निसारुल हसन, ये वो नाम हैं जो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े थे और कश्मीर के रहने वाले थे। लेकिन इन आतंकियों के खिलाफ एक्शन पर घाटी के सियासतदान सवाल उठा रहे हैं, आतंकियों से हमदर्दी दिखा रहे हैं, सरकार और सुरक्षा एजेंसीज की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अगर इन चीजों से आतंकवाद रुक जाता तो अभी तो रुक गया होता। आपने पहलगाम के बाद भी कितने गाड़ उड़ाए, रुका ही है। मुझे तो डर इस बात का है कि इन चीजों से नाराजगी और गुस्सा और बढ़ जाता है। अब कब तक हम लोगों को इसका देना पड़ेगा? कब तक? कब वो दिन आएगा हमको भरोसा आएगा? नहीं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। कब? और हम जिम्मेवार नहीं है इस चीज के। जो जिम्मेवार है उनसे पूछिए क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा। मगर अब्दुल्ला फैमिली के बयानों पर विवाद खड़ा हो गया। पूछा जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला को सुरक्षा एजेंसीज के एक्शन से दिक्कत क्या है, दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, फारूक को क्यों लगता है कि सभी कश्मीरियों पर शक किया जाता है, संदिग्धों से पूछताछ और कार्रवाई ना की जाए तो रास्ता क्या है। उमर साहब हों या अन्य जितनी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज रीजनल हैं, उनका इसी अलगाववाद के नैरेटिव पे ये राजनीति चलती है। ये दोबारा से ये ज़मीन खोज रहे हैं। क्यों नहीं होना चाहिए? जो आतंकवादी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है, उसके परिजन हो, उसके जानने वाले हों, सब पर जांच होनी चाहिए। देश में व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के खुलासे और मुस्लिम आतंकी डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद नया विवाद शुरू हो गया। अब मुस्लिम डॉक्टरों के बहिष्कार की अपील हो रही है, मगर सवाल यह है कि कुछ आतंकी डॉक्टरों की गिरफ्तारी से सभी मुस्लिम डॉक्टरों का बायकॉट क्यों? चाहे कितनी ही इमरजेंसी क्यों ना हो, कभी भी किसी मुसलमान डॉक्टर से अपना इलाज मत करवाइए। ऐसे लोगों को भारत से खदेड़ देना चाहिए। देश में आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल के भंडाफोड़ और दिल्ली ब्लास्ट के बाद नया विवाद छिड़ गया है। आतंकी साजिश में शामिल मुस्लिम डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद अब मुस्लिम डॉक्टर्स के बहिष्कार की अपील होने लगी है। इस बहस की शुरुआत शिव शक्ति धाम दासना के महंत यति नरसिंहानंद ने की। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी होने पर भी मुस्लिम डॉक्टरों से इलाज न कराएं। ये डॉक्टर के भेष में हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं। डॉक्टर जानवर बनकर लोगों का नरसंहार, हम हिंदुओं का नरसंहार करना चाहते हैं। भारत में जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इसकी जांच करें। और मैं सभी हिंदुओं से अनुरोध करना चाहता हूं, चाहे कितनी ही इमरजेंसी क्यों ना हो, कभी भी किसी मुसलमान डॉक्टर से अपना इलाज मत करवाइए। नरसिंहानंद ने न सिर्फ मुस्लिम डॉक्टरों के बहिष्कार की अपील की, बल्कि आतंकियों के गढ़ कहे जाने वाले अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी को भी तोप से उड़ा देने की मांग कर डाली। ये जो आतंकियों के अड्डे हैं ना, अल फलाह यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, दारुल उलूम देवबंद, ऐसे सारे विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाने के लिए इन पर बम बरसा, इनको कोई बुलडोजर नहीं, आर्मी भेजकर
तोपों से इन्हें तुड़वाने के लिए अपने नेताओं पर दबाव बनाओ, वरना बचने का कोई रास्ता नहीं निकलेगा। आतंकी मुस्लिम डॉक्टरों के बहिष्कार का असर भी देखने को मिलने लगा है। सोशल मीडिया पर एक मुस्लिम डॉक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी आप बीती सुना रहा है कि कैसे उसका नाम सुनकर ही अब मरीज भाग रहे हैं। मैं अभी ओपीडी देख रहा था तो लाइन में 4-5 लोग खड़े हुए थे, तो पीछे से कोई आगे वाले पेशेंट से पूछ रहा था कि इन डॉक्टर साहब का क्या नाम है, तो उनका बोला कि जुल्फिकार नाम है इनका। बोला अच्छा मुल्ला है, तो बोला हाँ मुल्ला है। तो पेशेंट लाइन तोड़ के दूसरे ओपीडी में चला गया दिखाने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change, and no power can hinder. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?